शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार के खिलाफ आज एक नया मोर्चा खुल गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मोदी सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। मायावती ने सीधे चुनौती भी दी कि वो झुकने वालों में नहीं है और बीजेपी ये कोशिश उसे भारी पड़ सकती है। दरअसल सीबीआई यूपी के एनआरएचएम घोटाले में मायावती से पूछताछ करने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हीं के सीएम रहते 10,000 करोड़ का यह घोटाला हुआ था और जांच के दौरान कई अहम गवाह और आरोपी रहस्यमय अंदाज में मारे गए थे। सीबीआई जांच के दौरान मायावती के खास साथी तो पकड़े गए, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान जांच की आंच मायावती के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। अब खुद पर शिकंजा कसते देख मायावती ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, मायावती से सीबीआई पूछताछ क्या सरकार की साजिश है? एनआरएचएम घोटाले में फंसने से डर गई है मायावती, और क्या अब सीबीआई मोदी के पिंजरे का तोता बन गई है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए मायावती का मोदी सरकार पर हमला। कल देर शाम जैसे ही खबर आई कि सीबीआई बीएसपी की मुखिया मायावती से एनआरएचएम घोटाले में पूछताछ की तैयारी कर रही है, सियासत गरमाने लगी। आज दोपहर होते होते मायावती मीडिया के सामने आ गई और मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एनआरएचएम के मामले में लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद कल अचानक सीबीआई को मुझसे पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी विफलताओं पर से जनता का ध्यान हटाने की अपनी नाकाम कोशिशों के तहत अब सत्ता व सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी की तरह करने से पीछे नहीं रह रही है। मायावती पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। उन्होंने 2003 के ताज कॉरिडोर मामले का भी जिक्र किया और बीजेपी सरकार को खुली चुनौती दे दी कि उन्हें कितना भी बदनाम करने की कोशिश हो, वो झुकने वाली नहीं है। बीजेपी के लोग ये भूल गए हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि इस तरह के दबावों में आ जाए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व शुरू से ही स्वाभिमानी रहा है। इस कारण किसी के बिहार चुनाव में मायावती सभी 243 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। ऐसे में कहीं मायावती भागवत के बयान और सीबीआई जांच को बड़ा मुद्दा बनाकर बिहार में दलित वोटों को साधने की कोशिश तो नहीं कर रही। वैसे अब तक एनआरएचएम घोटाले में मायावती पर जांच की आंच नहीं आई थी। अटकलें यही थी कि यूपीए सरकार को मायावती का लगातार समर्थन मिल रहा था। ऐसे में अगर सीबीआई एनआरएचएम घोटाले की जांच में मायावती से अब पूछताछ करती है तो जांच को साजिश करार देना क्या सही है? उधर यादव सिंह फैक्टर भी मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यादव सिंह पर लगे सबसे ज्यादा आरोप मायावती सरकार के समय के ही हैं। मोदी सरकार जीएसटी बिल पर संसद में बहुमत के लिए संघर्ष कर रही है और विपक्ष का समर्थन जुटाने में जी जान से जुटी है। जब मुलायम के सुर मोदी के प्रति नरम पड़े तब भी सीबीआई के दबाव का आरोप लगा था। वही आरोप अब मायावती एनआरएचएम केस में सीबीआई पूछताछ को लेकर लगा रही है। अगर मायावती का आरोप सही है तो क्या सीबीआई अब मोदी के पिंजरे का तोता बन गई है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, मायावती से सीबीआई पूछताछ क्या सरकार की साजिश है और क्या एनआरएचएम घोटाले में फंसने से डर गई है मायावती? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से यहां विवेक बंसल साहब स्टूडियो में हैं और गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल आपसे है सुधांशु जी, क्योंकि मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप सीधा आप पर लगाया है, आपकी सरकार पर लगाया है। सुधांशु जी, आरोप यह है कि आप सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके मायावती को परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर उन पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है सुधांशु जी? देखिए, हमारी सरकार किसी भी प्रकार की जांच एजेंसी का यदि दुरुपयोग करने की मंशा रखती मानव जी, तो राज्यसभा में अल्पमत में होने का जो कष्ट विपक्ष हमको देने में सफल हुआ है वो नहीं हुआ होता। हम एकदम ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, वस्तुपरक अन्वेषण करवा रहे हैं। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। रही बात मायावती जी की, यदि उनको किसी प्रकार की शंका लग रही है तो यह उनके मन का कोई अपराध बोध हो सकता है।
या वो निराधार आशंका हो सकती है। जहां तक एनआरएचएम घोटाले की बात है, बहुत सारी चीजें विस्तार से सबके संज्ञान में है। उस समय तत्कालीन मंत्री महोदय वो जेल में हैं। अधिकारियों के साथ क्या हुआ, जेल में एक चिकित्सक की हत्या हुई, बहुत सारी चीजें हैं। और इतना ही नहीं, एक तो होता है कि आप एक ऑब्जेक्टिव बात एक स्पेसिफिक करें और एक है परिप्रेक्ष्य या कॉन्टेक्स्ट। तो सभी लोग जानते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो भ्रष्टाचार को लेकर क्या उदाहरण। मैं आ रहा हूं एनआरएचएम के डिटेल में भी मैं जाऊंगा, अभी आ रहा हूं उस पर। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। बीएसपी ये कह रही है, मायावती जी भी कह रही है और सुधींद्र भदौरिया भी यही बात कहने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि 4 साल इस मामले में कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, 10 दिन पहले बीएसपी ने बिहार की 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया और 10 दिन बाद ही देखिए, 10 दिन के अंदर अंदर मायावती से पूछताछ की तैयारी सीबीआई ने कर ली। ऐसे में उंगलियां तो उठेंगी, सवाल तो उठेंगे। 4 साल कुछ नहीं हुआ आपने, और 10 दिन के अंदर। नहीं, मानक जी, यदि पुरानी पृष्ठभूमि लोगों को ना ध्यान हो तो जो आप कह रहे हैं वो सही लगेगा। याद करिए, ये जब केस दर्ज हुआ था तो जो 2G घोटाला था उसके ऊपर जो पीएससी की रिपोर्ट आई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, और उस समय सपा और बसपा इन दोनों ने ही मिलकर वो रिपोर्ट सबवर्ट कर दी थी, यानी सदन के पटल पर रखने नहीं दी थी। और उसके कुछ दिन बाद ही श्री मुलायम सिंह यादव और मायावती जी दोनों के खिलाफ केसेस चालू होने जो यूपीए के दौरान हुआ वही आपकी सरकार के दौरान हो रहा है। नहीं, अरे भाई, जो मैं कह रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं कि यह दर्शा रहा है कि आपने डेलिबरेटली वह तथ्य छुपाए थे। अब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो रहा है तो जो फैक्ट है सामने आ रहा है। अगर आप गलत नहीं है तो किसी बात को डरने की आवश्यकता नहीं। इत्तेफाक कैसे है सुधांशु जी? 10 दिन के अंदर देखिए सुधांशु जी, एक छोटा सा 2011-12 में क्या हुआ, एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं सुधांशु जी, छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। मुलायम सिंह यादव तो खैर पहले ही महागठबंधन से बाहर हो गए, उसका फायदा एनडीए को पहुंचेगा, सब जानते हैं। मैं मायावती जी की बीएसपी का एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। 2005 और 2010 में 4 और 5 सीटें बिहार में मायावती जी की पार्टी ने जीती थी, बीएसपी ने, और 4.4% वोट 4.4% वोट उन्हें मिला था पिछले चुनाव में 2005 में, और 2010 में 3.21% वोट। 3.5-4.5% वोट बहुत होता है। क्यों सुधींद्र भदौरिया साहब, सही कह रहा हूं मैं? आपको भी ऐसा, सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूं। भदौरिया साहब, आपको भी लग रहा है क्योंकि बिहार में आपने सारे उम्मीदवार अपने उतारने का ऐलान कर दिया है, यह भी एक वजह है कि आपको परेशान किया जा रहा है? देखिए, बहन मायावती जी ने, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो रही है तो तमाम तरह की बातों को, अनर्गल बातों को भी रख रही है और जिसके पीछे कोई आधार नहीं है। ये कोई नया नहीं है इनका पृष्ठभूमि में। इन्होंने इसी तरह से ताज कॉरिडोर का सवाल जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहन मायावती जी के खिलाफ किया था और उसमें कुछ नहीं पाया, और उसके नतीजे के तौर पर उत्तर प्रदेश की 2007 में जनता ने इनको नकार दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह के ये इस समय भी प्रयास कर रहे हैं बिहार में। देखिए, बिहार के अंदर इनकी हालत बुरी हो गई है। अब वहां पर इन्होंने, भागवत जी ने भी बयान दिया, अब ये आरक्षण को भी खत्म करने देना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि इनके पीछे अब जनाधार नहीं है, बहन मायावती जी के वहां पर कैंडिडेट लड़ेंगे तो दलित वोट और अन्य वोट मिलेंगे, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इनको एनआरएचएम घोटाले की बात कर रहे हैं, व्यापम घोटाले में इनके शिक्षा मंत्री जेल में बंद, तो और उसके बावजूद 3 दिन के अंदर इंक्वायरी होके शिवराज सिंह चौहान दोष मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, भदौरिया साहब, किस तरह से ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जैसे कोल गेट के अंदर अगर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे और उनके मंत्रियों ने घोटाला किया था तो वो जेल में गए, इसी तरह से बाबू सिंह कुशवाहा जेल में बंद है, जो घोटाला किया था वो जेल में बंद है, और उन्हीं को इन्होंने अपनी पार्टी में स्वागत किया। श्री गडकरी गए, उनको माला पहनाया, उनसे फूल स्वीकार किया, तब वो निर्दोष साबित हो गए। अच्छा, आज उनको अचानक भ्रष्टाचार के हमको पाठ पढ़ाने की ठीक है भदौरिया साहब, आप टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। सीबीआई के पूर्व निदेशक उमाशंकर मिश्र 14 दिसंबर 2012 को उन्होंने साफ कहा खुद कि सीबीआई पर राजनीतिक दबाव था और केंद्र सरकार ने मायावती के ताज कॉरिडोर मामले में जानबूझकर नरम रुख अपनाया। एक दूसरा,
एनआरएचएम घोटाले की आप बात कर रहे हैं भदौरिया साहब, फैक्ट्स को, तथ्यों को आप कैसे नकार सकते हैं? टाइमिंग पर आप सवाल उठाइए, वो हम भी उठा रहे हैं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट साफ कहती है, अरे मैं बोल रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट साफ कहती है 8,657 करोड़ में से 4,938 करोड़ रुपए सारे नियमों की अनदेखी करके खर्च कर दिए गए। जी को इसमें कुछ नहीं लेना देना। 1,085 करोड़ रुपए का भुगतान बिना किसी हस्ताक्षर के कर दिया गया। 1,170 करोड़ रुपए का ठेका चहेतों को दिया गया। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब है, श्री भदौरिया साहब, सवाल ये है, सुन तो लीजिए भदौरिया साहब, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मायावती जी ने अपने कार्यकाल के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा? कुशवाहा जी के अंडर सारा का सारा एनआरएचएम का पैसा क्यों दे दिया? देखिए, और 100 डीपीओस की नियुक्ति क्यों की, जिससे सारा का सारा एनआरएचएम का पैसा साइफन ऑफ किया जा सके? ये आरोप लग रहे हैं आपको। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे स्टील एंड माइंस मिनिस्ट्री है, स्टील और माइंस एक ही पृष्ठभूमि की चीजें हैं। क्यों स्टील को मंत्रालय को अलग कर दिया जाता है, माइनिंग के मंत्रालय को अलग कर दिया जाता है? ये तो प्रशासन की दृष्टि से कई मंत्रालयों को बांटा जाता है। आज भी मोदी इतना बड़ा घोटाला है भदौरिया साहब, जांच होने में क्या दिक्कत है? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप की सरकार के समय मारे गए, मेरे पास पूरी लिस्ट है भदौरिया साहब। सीएमओ थे परिवार कल्याण के डॉक्टर विनोद आर्य, व्यापम घोटाले में 2010 में रहस्यमय तरीके से मारे गए। डिप्टी सीएमओ वाईएस शशांक 2011 में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। घोटाले सुनील वर्मा 2012 में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। दीजिए, व्यापम घोटाले में जो लोग मारे गए, क्या मुख्यमंत्री जी जेल में बंद है? सर लेकिन घोटाले का जवाब घोटाला कैसे हो सकता है भदौरिया साहब? लोग मारे गए और क्या? भदौरिया साहब, फिलहाल एनआरएचएम की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर जांच हो रही है, सीबीआई की पूछताछ हो रही है, दिक्कत क्या है? नहीं यार, नहीं, ये देखिए, इसको आप इसको अलग करके नहीं दे सकते। इसके पीछे ये आधार है क्योंकि इनकी सरकार विफल हो रही है, बिहार में चुनाव हारने जा रहे हैं, मोहन भागवत ने आरक्षण का विरोध कर दिया है, इसलिए अब ये कोई ना कोई रचना चाहते हैं, व्यूह रचना करना लेकिन भदौरिया साहब, और लोगों भदौरिया साहब, अगर यूपीए सरकार के दौरान और देश के अंदर भी अगर यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई ने मायावती जी से पूछताछ नहीं की, तो ये क्या लॉजिक हुआ कि अब भी पूछताछ नहीं होनी चाहिए? सीबीआई बोल रही है हमारे पास पुख्ता सबूत आ गए हैं, 50 लाख रुपए की रिश्वत रकम लेकर एक आदमी कह रहा है मैं मायावती जी की कोठी पे गया था। ये पहले यही कहते थे कांग्रेस, ये कहते थे, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाकर ये अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनके दमन को देखा, हम इनके दमन को फेस करेंगे और हम इनको बतलाएंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता भी इनके दमन का जवाब देगी। ये विवेक जी, आपसे भी सवाल ये, 4 साल एनआरएचएम घोटाले में मायावती जी की दरवाजे तक ये आंच नहीं गई, सीबीआई जांच की क्यों नहीं गई? देखिए, सुधांशु जी कह रहे हैं कि सही जांच अब हो रही है, 4 साल सही जांच नहीं हुई। देखिए, वो तो बिल्कुल अब ये कहेंगे, जिस चीज को ये नकारते थे, जिस चीज को कहते थे, अब जब फेंस के उधर थे तब इनका दृष्टिकोण दूसरा था, अब जब सत्ता में आ गए हैं तो दृष्टिकोण इनका दूसरा है। एफडीआई का विरोध करते थे, एफडीआई, तो ये बहुत से अनेक उदाहरण हैं इस तरीके के। बहरहाल में इसके संदर्भ में ये आपने जहां तक 4 वर्ष का कहा, तो देखिए उसमें 4 वर्ष में 1.5 साल से ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी को हो गया, फिर 6-7 महीने चुनाव की जब तैयारी होती है, और तथ्यों तक पहुंचने को किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को समय लगता है, तथ्यों को इकट्ठा एकत्रित करना पड़ता है। तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मतलब सीबीआई जांच को आप सही बता रहे हैं? अगर मायावती जी से अगर पूछताछ हो रही है, नहीं, मतलब सीबीआई सही काम कर रही है? नहीं, मैं आपने हमारी तरफ इशारा किया था, उसका जवाब मैं दे रहा था, और मेरा कहने का सीबीआई सही काम कर रही है? देखिए ये तो समय बतलाएगा, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह। विवेक जी, आपके कार्यकाल के दौरान सीबीआई सही काम कर रही थी, तो अभी सही कर रही है? देखिए मैं किसी, जब तक हमारे पास तथ्य ना, ठोस सबूत ना हो, हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते। पर लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज समय, वो जो टाइमिंग की आपने बात की है, वो पूरा अधिकार है सीबीआई को किसी से भी इन्वेस्टिगेट करे, अगर तथ्य उसके पास हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। पर लेकिन बिहार चुनाव से पहले क्यों, जैसा आपने कहा, ये अपने आप में एक प्रश्न उठता है, और ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश है कि
उत्तर विवेक प्रदेश जी एक बात बताइए, विवेक जी एक बात उत्तर बताइए। प्रदेश के आरोप भी क्या चुनाव- लगता है विवेक जी कि आपने तो अपनी पूरी की पूरी सरकार 5 साल की सीबीआई का इस्तेमाल करके मुलायम और मायावती को साध के चला ली। देखिए, अब आरोप- आप इनकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए आरोप- 2013 में मेरे पास बयान है, 2013 में मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कांग्रेस से पंगा चंगा नहीं है, कांग्रेस जेल में डाल देती है, कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, लड़ाई की तो उठाकर जेल में डाल देगी। मुलायम सिंह जी तो अभी भी कुछ डराकर समर्थन हासिल करती है, फिर धोखा देती है। नहीं, मुलायम सिंह जी तो अभी भी अपने बयान दे रहे हैं, तब एक के बाद एक कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मोदी जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, मोदी जी उनके समर्थन में, तो उस तरफ मत जाइए आप। फेयर गेम हुआ ना फिर तो ये। जी, अगर आपने भी सीबीआई का इस्तेमाल करके मुलायम और मायावती देखिए, को साधा, हमने अब अगर बिल्कुल बीजेपी भी वही कर रही है तो इसमें गलत हमने क्या है? नहीं किया, हमने सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। ये कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा ये प्रतीत कर होता रहे है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये लोग तो सब बहुत ज्यादा उसको लेके बात उठो, जैसा कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात आती थी, आज जब हो रहा है तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट, बहुत ही चूंकि ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ जो सीबीआई काम कर रही है, हम अरे सर, सीबीआई को लेके हम ज्यादा डिटेल में बहस ना करें क्योंकि बहुत लंबी चली जाएगी बहस। सुधांशु जी, लेकिन देखिए सुधांशु जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमें नहीं पता है, जब तक जांच ना हो जाए, दूध का दूध पानी ना हो जाए, हम नहीं कह सकते, लेकिन टाइमिंग पर सुधांशु जी आपको जवाब देना पड़ेगा। सुधींद्र भदौरिया भी साफ कह रहे हैं और हर कोई जानता है इस बात को, 4 साल कुछ नहीं हुआ, मायावती बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं और 10 दिन में सीबीआई उनके घर पहुंच जाती। देखिए, यहां पर टाइमिंग बिहार के चुनाव को लेकर कही जा रही है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मानक जी, उत्तर प्रदेश के पिछले वर्ष संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी, और जो आप मत प्रतिशत की बात, पिछले बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं, अरे 2010 के समय बसपा का बेहतरीन समय था, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब ये केंद्र में भी ये सोचते थे कि हम 50 लोकसभा सीटें लेके आएंगे, और आज हकीकत क्या है, सीटें कोई नहीं, वो तो अलग बात है, बसपा का जो मत है उत्तर प्रदेश में वो भी 20-21 के आसपास आ गया, यानी 90 के दशक में जो बसपा का मत प्रतिशत था वो है। मायावती जी ने पराजय के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खुलेआम उन्होंने यह शब्द बोला है कि हमें अपर कास्ट और माइनॉरिटीज का वोट हमसे अलग हो गया, इसलिए हमारा, इसका मतलब बहुत बड़ा एक वर्ग ही इनसे अलग होकर चला गया। इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि इनके बिहार में लड़ने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है और वह प्रभाव इतना भारी है कि उससे भयग्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है, यह बिल्कुल आधारहीन ही नहीं, हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात, सुधींद्र भदौरिया जी ने एक बात कही, मनमोहन सिंह जी वाली बात। अरे तो भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर इसलिए हम लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे, कोयला मंत्री का भी चार्ज उस समय उनके पास था। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी का जिस प्रकार का नियंत्रण अपनी कैबिनेट पे था और मायावती जी का जैसा नियंत्रण अपनी कैबिनेट पे होता है, यह इतनी हास्यास्पद तुलना है कि सुधींद्र भदौरिया जी जैसे विद्वान व्यक्ति को भी विवश होकर अपनी नेता के समर्थन में इस प्रकार की असंभव सी तुलना करनी पड़ती है। इसे मैं उनकी विवशता कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता, मगर देश का जन जन समझता है। कहां मनमोहन सिंह का नियंत्रण, और मायावती जी खुद बोल चुकी है प्रेस में कि मैं जो कहती हूं मेरा मंत्री और विधायक वही बोलता है, शिवराज सिंह और बेचारे मनमोहन सिंह जी अपने मंत्री विधायकों के सामने नहीं बोल पाते। अच्छा भदौरिया जी, अब मैं आ रहा हूं व्यापम के ऊपर। सर व्यापम, अब मैं व्यापम पे आ रहा हूं। सुधांशु जी व्यापम छोड़ दीजिए, सुधांशु जी फिर बहस करेंगे व्यापम पे। एक सेकंड, एक वाक्य माना व्यापम पे फिर आएंगे, व्यापम पे घुसेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी बहस। भदौरिया साहब, आपको लग रहा है अगर अब आपके हिसाब से अगर मायावती जी को परेशान किया जा रहा है, बिहार में नुकसान होगा बीजेपी को उसका? जी देखिए, निसंदेह 2-3 चीजें इस बीच में हुई हैं कि यहां पर जब इन्होंने क्लास लगाई प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम बीजेपी के मंत्री, आरएसएस की जैसे शाखा लगती है उसी तरह से वहां शामिल हुए जाके, और उन्होंने अपने डायरेक्शंस दिए और उन डायरेक्शंस का पालन करने का इन्होंने निर्णय लिया। अब इसी तरह से वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। बहन मायावती जी, क्योंकि दलितों का एक देश के लोगों का विश्वास उनमें है, और इसके साथ साथ समाज के अन्य वर्गों का जो साधनहीन लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे वो माइनॉरिटीज के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, सब बहन मायावती जी के साथ है। तो इसी वजह से इन्होंने लोगों को गुमराह और एक भ्रम में डालने की कोशिश की है। और एक चीज ये नहीं जानते हैं कि बहन मायावती जी को अगर इस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो इन पर बहुत भारी
भारी पड़ेगा। और ये देखिए चुनाव के अंदर आप देखिएगा कि बिहार के अंदर इनको कोई वोट नहीं मिलेगा, ये चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा भदौरिया साहब, लेकिन ये तो बताइए जरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो जानबूझकर परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या आपको पहले अप्रोच किया गया था कि आप या तो मान जाइए या अपने उम्मीदवार मत उतारिए बिहार में, आप नहीं माने तो इसलिए परेशान किया जा रहा है? नहीं, ये देखिए इनकी आदत है, मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से ताज कॉरिडोर में ये आपको मालूम होगा, बहन मायावती जी की सरकार थी, जब इनका हम लोगों से टकराव शुरू हुआ, जैसे ही बहन मायावती जी हटी, इन्होंने वहां पर ये काम किया कि एकदम ताज कॉरिडोर पर इन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करा दी। जैसे ही बहन मायावती जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनका एक ये आतन एक तरीका है, जब ये सरकार में होते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों को, यही गुजरात मॉडल भी है, ये आप देखिएगा अन्य लोगों के खिलाफ भी करेंगे, जो इनके खिलाफ खड़ा होगा, जो बिल्कुल निसंदेह जो लोग इसको करते थे। इसीलिए ये देखिए एक चीज जान लीजिए, ये हमेशा मांग होती रही सीबीआई को स्वायत्त किया जाए, ये इसीलिए अब स्वायत्त नहीं करना चाह रहे हैं। पहले ये भी कहते थे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अब ये उस कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भारतीय जनता पार्टी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाकर अपनी जेब में रखना चाहते हैं। ठीक है भदौरिया साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। एक छोटा सा और सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन एक ब्रेक पर जा रहा हूं। भदौरिया साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 10 मिनट आप हमारे साथ रहें, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। भदौरिया साहब आप ही से शुरू करेंगे। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के नेता हमारे साथ हैं, कह रहे हैं बीजेपी को भारी पड़ेगा अगर सीबीआई उनकी पार्टी को, उनकी नेता को जानबूझकर परेशान करेगी। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, यहां विवेक जी हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, मायावती से सीबीआई पूछताछ क्या सरकार की साजिश है, जैसा मायावती आरोप लगा रही है? एनआरएचएम घोटाले में फंसने से क्या डर गई है मायावती, और क्या अब सीबीआई मोदी के पिंजरे का तोता बन गई है? इसी पर बहस कर रहे हैं हम। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी से, और कांग्रेस से विवेक बंसल हमारे साथ स्टूडियो में। भदौरिया साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे कि हाल के दिनों में आपने भी नोटिस किया है कि मुलायम सिंह के सुर भी मुलायम हो गए हैं मोदी जी के प्रति। आपको उसमें भी नजर आ रहा है कुछ के ऐसी अटकलें चल रही है, चर्चा चल रही है कि यादव सिंह केस में सीबीआई की जांच चल रही है और इसीलिए मुलायम सिंह मुलायम हुए? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मुलायम सिंह जी ही उसका उत्तर देंगे, पर हम लोग तो जानना चाहते हैं कि तमाम उसकी जांच के बावजूद और इंडियन एक्सप्रेस में मुख्य पृष्ठ में आने के बावजूद मोदी जी ने जितनी तारीफ मुलायम सिंह जी की है, अपने पार्टी के लोगों की उतनी नहीं करते हैं आजकल। और मुलायम सिंह जी, उनके बारे में भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव ढंग से। और मुलायम सिंह जी तो छोड़ दीजिए, जब अभी मोदी जी बनारस गए तो उन्होंने वहां पे भी अखिलेश जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, तो लगा कि जैसे बहुत सकारात्मक काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश जी से बात करते हैं? अच्छा, क्यों हो रहा है? कहना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है? ये इसका उत्तर तो बीजेपी। देखिए, ये देखिए क्यों महागठबंधन टूटा, आप बताइए क्यों ऐसा हो रहा, आप बताइए, आप समीक्षा कीजिए। हम तो ये जरूर जानते हैं कि ये सारा बिहार में, क्योंकि ये परेशान है, इनके साथ दलित और गरीब जनता नहीं जुड़ रही है, इसकी वजह से ये अब व्याकुल होकर इस तरह के फैसले कर रहे हैं। और इसीलिए भागवत जी ने भी कहा कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और अच्छा, उनको ठीक है, मानना भदौरिया साहब एक पड़ेगा बात चुनाव बताइए। के बाद, और इसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। भदौरिया साहब ये बताइए, आप डरने वाले तो नहीं है ना? मायावती जी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, अक्टूबर में उनकी रैलियां भी होनी है। आप तो सारी सीटों पर पूरा दम लगाएंगे ना? रैलियां होंगी पहले की तरह, डरेंगे तो नहीं ना? देखिए एक चीज जान लीजिए, बहन मायावती जी न पहले कभी डरी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम तो बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को डर का और किसी तरह का भय नहीं है। सुधांशु जी जान लें, मुझे नहीं मालूम है, पर हम कई वर्षों तक लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, हम ही नहीं, पूरा घर हमारा जेल में बंद रह चुका है। इनकी जेल में इतनी दम नहीं है कि हमको दबा लेंगे। सुधांशु जी, सुधींद्र भदौरिया साहब ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के सुर जो बदले हैं, उसमें भी आपने जरूर कुछ खेल किया है और इसीलिए महागठबंधन बिहार में टूटा, आपको थोड़ी सी राहत आई। वरना अगर सारे वहां मिल जाते, 2.5, 3, 4% मान के चल रहे हैं, एसपी, एनसीपी और पप्पू यादव जो सब मिले हैं, अलग हुए हैं, ये वोट काटेंगे महागठबंधन का, आपको फायदा होने वाला है।
देखिए, हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। हम किसी के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर और किसी की विच हंटिंग करते हुए कोई कार्य नहीं करते। यदि कोई राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ रहा है बिहार में, तो आज तो परिस्थिति हो गई कि हर चीज भाजपा के ऊपर फिक्स कर दो कि यदि मुलायम और लालू जी जो कि समधी हैं, उनका संबंध विच्छेद हो रहा है तो भाजपा दोषी है। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा जहर उगलने वाला व्यक्ति यदि चुनाव लड़ रहा है वहां के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, तो भाजपा दोषी है। तो ये तो इनके एक प्रकार के दृष्टि दोष कहा जाए। अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना जरूर सुधीर भदौरिया जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा कि दमन करने वाली बात की भाजपा दमन करने का प्रयास कर रही है, यदि हमने दमन किया होता तो आप याद करिए 95, 97, 2002 3 बार बसपा की सरकार बनाई और हर बार भाजपा समर्थन से सरकार बनके बसपा बढ़ती चली गई। ठीक है, हमारा नुकसान हुआ, हम नीचे हो गए। और राजनीतिक विरोधियों का दमन कैसा होता है, 2002 और 3 की मायावती जी की सरकार का समय याद करिए। अपने राजनीतिक सहयोगियों को, विधायकों के साथ जो कुछ हुआ था, वो भारत के इतिहास के बहुत ही बिरले उदाहरणों में से एक है कि किस ढंग का दमन किया जाता है। तीसरी बात, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं मुलायम सिंह के। एक मिनट मानक हिरेन पांड्या का भी बता दीजिए। मायावती जी ने आज करप्शन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यादव सिंह का कोई रेफरेंस दिया? अरे मुलायम सिंह के भ्रष्टाचार पे कोई भी आक्रमण या प्रश्न मायावती जी ने नहीं उठाया। आरक्षण का प्रश्न भदौरिया जी उठा रहे हैं, जबकि स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। मुलायम की सरकार ने तो प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया, इसके बाद आप विरोध नहीं करते, तो हम क्या कहें? क्या आपकी और उनकी मिली भगत है कि एक वाक्य मायावती मुलायम सिंह से मुकाबला हम कर रहे हैं। मुलायम सिंह से मुकाबला हम कर रहे हैं उत्तर तभी तो एक प्रदेश में। आप तो मिले हुए हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। मायावती जी के मुंह से निकला मुलायम सिंह के खिलाफ में। अरे देखिए, क्योंकि आरक्षण का खत्म करने का निर्णय आप भागवत जी ने लिया है। भागवत जी आपके नेता है। अच्छा, भदौरिया साहब, विचार दृष्टा है। भदौरिया साहब, हम लोगों ने भदौरिया साहब, मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया और आप विरोध नहीं कर पाए। यहाँ भागवत जी का एक बयान, सुधांशु जी, भागवत जी का आरक्षण का मुद्दा कल का है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस हो रही, मैं आज की बात कर रहा हूँ। भदौरिया साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मानकर लोग ये चल रहे थे जब मोदी लहर चल रही थी 6-8 महीने पहले तक, तब तक लोग ये कह रहे थे जैसे बिहार में लालू और नीतीश एक हो गए, उस तरह यूपी में मायावती और मुलायम को भी एक हो जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं चुनाव 1.5 साल बाद रह गया है, 1.5 साल, 1.25 साल रह गए बिहार में, यूपी के चुनाव में, हाँ 1.25 साल के करीब रह गया। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मोदी और मुलायम एक दूसरे के प्रति मुलायम हो गए और मायावती अलग थलग हो गई। भदौरिया साहब, ये उल्टा कैसे हो गया? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद मैं दिला दूं, 2004 में जब मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी बने, उस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही थी। किन लोगों ने जाकर उनको वहां शपथ दिलाई, किन लोगों ने वहां के उस समय के स्पीकर ने किस तरह से हमारी बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। ये जो दल बदल कानून की, उनके साथ उतने विधायक भी नहीं थे, उस पर कोई फैसला नहीं होने दिया और अनवरत रूप से ये तोड़ हमारे करते रहे, कभी 2 एमएलए, कभी 3 एमएलए। और इन्होंने कहा, तो ये इन लोगों की दोस्ती और रिश्ता कोई नया नहीं है। और इसीलिए आपको मालूम है, कल्याण सिंह जी को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा, कभी साक्षी महाराज जी को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा। तो इनके साथ मुलायम सिंह जी के इनके भी बड़े गहरे संबंध रहे हैं और वो संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं इस समय। अच्छा, लेकिन विवेक जी, आप इसमें एक नई थ्योरी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव से लेना देना नहीं है मायावती के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई। ये नहीं कहा, मैंने कहा कि बिहार के चुनाव से भी लेना देना है और उससे आगे चले तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो जनवरी फरवरी 2017 में है, उससे भी उसको भी दृष्टिगत करते हैं। उसमें क्या फायदा हो सकता है मायावती को टारगेट करने? नहीं, मायावती को टारगेट करने का जैसे वहां फायदा होगा, तो मायावती को अगर आप डिस्क्रेडिट करेंगे, उनकी जो भी मतलब जिस तरीके से उन पे आंच आएगी, जब ये अगर जैसे उजागर तथ्यों को जैसे लेके चल रही है सीबीआई, अगर वो इनके खिलाफ जाते हैं तो उसको टू नेल हर डाउन की जो यूपी में आज जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो आज क्रिएट हो रहा है, उसमें बीजेपी अपनी स्पेस चाह रही है आज की तारीख में। तो ये उनका, ये मेरा
मेरा ये मानना है कि दिस इज अ लार्जर मायावती यूपी में ऑल्टरनेटिव के तौर पे ना उभर पाए। हाँ, ऑल्टरनेटिव इसीलिए उनको नीचे करने के लिए विकल्प के रूप में, या मतलब जिस तरीके से ताकत के साथ ना उभर पाए, या उन्हें डेसिमिनेट मार्जिनलाइज कर दिया जाए और इसका खौफ दिखाकर सीबीआई का और सीबीआई के शिकंजे का। और वैसे आपकी सरकार से बहुत अच्छा सीखा है इन्होंने, नहीं कि सीबीआई का इस्तेमाल कहां कैसे करना चाहिए, बहुत बढ़िया सीखा। देखिए हमारे कहते हैं ना, गुरु चेले जिसमें आगे अगर सीखा भी, अगर आपका ये कहना है कि सीखा है, तो ये तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं अगर आप इस बात को कहते हैं। इन्होंने तो बहुत अच्छी तरह सीख के हर चीज में चाहे वो यूपीए सरकार की स्कीम्स हो, डेवलपमेंट स्कीम्स हो, उनका नामकरण बदलने के बाद, और जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है आज इसमें हमारे ठीक है, मैं एक बयान सुनवा रहा हूं सुधांशु जी। एक नितिन गडकरी जी का बयान है, जब आप विपक्ष में होते थे तब की बात है, 2012 की। जरा एक बयान सुनिए, मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। नितिन गडकरी 2012 में। यूपीए का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है तो अलायंस पार्टनर में सीबीआई ये सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है, और ये सीबीआई ये सरकार चला रहा है। और ये बात हम लोग अनेक दिनों से कह रहे हैं कि मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी हो, शिबू सोरेन जी हो, और भी अंतर्गत जो उनकी पार्टियां हैं जिनके आज नाम लेना हमारे लिए ठीक नहीं है, उन सबको ये यूपीए का ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर सीबीआई ब्लैकमेल करता है, दबाव डालता है, और उसी के भरोसे ये सरकार चल रही है। सुधांशु जी देख लीजिए, जो आरोप आप लगा रहे थे कांग्रेस पर कि वो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का, अब वही आरोप आपके ऊपर लग रहा है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सुधांशु जी आप भी जानते हैं, मोदी जी ने 2012 के जब गुजरात के सीएम थे, इलेक्शन में कहा था कि मेरे खिलाफ राज्य में विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं सीबीआई लड़ रही है। इस तरह के आरोप आपने तमाम लगाए हैं यूपीए पर, अब वही आरोप आप पे लग रहे हैं, और लगे भी क्यों नहीं। मानक जी जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो इस आधार पे मुस्कुरा रहा हूं कि बयान के जवाब का बयान भी आपके पास है, मुलायम सिंह जी का बयान की कांग्रेस डराती है, और एक इतना बड़ा तथ्य आप अनदेखा कर रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कोयला आवंटन के समय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया सीबीआई को कि किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को आप नहीं दिखाएंगे, हलफनामा दीजिए। भारत सरकार ने हलफनामा दिया, और जब सीबीआई ने हलफनामा दिया तो कहा कि नहीं देखा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा देखा गया है। और इतना ही नहीं रुका, इसके बाद जब फाइलें मांगी गई तो कहा फाइलें खो गई हैं। अब क्या इसके बाद जो नितिन गडकरी जी ने कहा है, इसको बोलने में कहीं कोई शक, कोई सुबह रह जाता है? और आप उस तथ्य और उस परिप्रेक्ष्य की तुलना में ऐसी कौन सी बात है जो हमारी सरकार के समय में आप कहना चाहते हैं? सिर्फ इसी बात के लिए कि एक बयान उन्होंने दिया तो आपने बयान की तुलना बयान से कर दी, यह बात कहीं से समझ में नहीं आती। दूसरा एक और तथ्य रखना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से बहुत पहले टिकट घोषित कर देती है। सुदीन भदौरिया जी से पूछिए, इन्होंने ये निर्णय बिहार में सारी सीटों पर लड़ने का आज नहीं लिया है, 6 महीने पहले ले चुके हैं, और महीनों पहले ये तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। तो ये कहना कि इस समय इन्होंने निर्णय लिया इसलिए कुछ कार्रवाई हो रही है, यह अपने होने वाली कार्रवाई को अकारण राजनीतिक दृष्टि से जोड़ने का एक प्रयास है। और मैं विवेक बंसल जी के लिए कहूंगा कि भाई उन्होंने ये कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। भाई मैं कह रहा हूं कांग्रेस बड़ी दुविधा में है। एक तरफ वो क्लेम करते हैं कि ये सारी स्कीमें उनकी हैं, फिर उन्हीं स्कीमों की आलोचना करते हैं। तो पहले कांग्रेस ये तय कर ले कि यदि उनकी स्कीमें हैं तो स्वागत करे, और यदि आलोचना करना है तो ये ना कहे कि ये उनकी स्कीम है, हमने उनसे सीखा है। अच्छा ठीक है, पहले भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक कैंडिडेट्स का प्रश्न है, ये आप जान रहे हैं ये बड़े अपबीट थे कुछ दिन पहले तक, पर जब से हमारे कैंडिडेट, हमारी पार्टी एक्टिव रहती है पूरे 5 वर्ष, ये नहीं है कि हम खाली हमारे यहाँ कोई टिकट अब डिक्लेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने टिकट पहले से डिक्लेयर कर दिए थे। और वहां पर हमारे लोग जो काम करते हैं उनमें से कोई जिम्मेदारी उसको दी जाती है, संगठन की जिम्मेदारी जैसे इनके यहाँ दी जाती है, संचालक बनाते हैं, वैसे हम लोग भी संचालक बनाते हैं। हमारे यहाँ कैंडिडेट, अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि इस समय ये चुनाव हारते हुए देख रहे हैं अपने आप को, और विशेषकर मोहन भागवत जी के बयान की पृष्ठभूमि में तो अब ये तय हो चुका है कि ये चुनाव हारेंगे। ठीक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, 1 बजे और कही जा रही है, 1 सेकंड में आ रहा हूं जी, 1 बजे और कही जा रही है, हो सकता है संसद में जीएसटी बिल पास कराने में काफी दिक्कतें आ रही हैं बीजेपी को, मोदी सरकार को। ऐसा लग रहा है कि ये कहा जा रहा है, ये आरोप है कि शायद
आपकी पार्टी को अपने पक्ष में लाने के लिए भी ये एक कोशिश हो सकती है। आप संसद में सपोर्ट करेंगे जीएसटी बिल को, भदौरिया जी? देखिए, ऐसा है, जीएसटी बिल पहले पेश होने दीजिए। जिस तरह से ये तो किसी से बात ही नहीं करते हैं, ये तो ऑर्डिनेंस सरकार है, हर चीज पे ऑर्डिनेंस लाते हैं विकल्प खुला है और ना फिर ये आपका, पीछे सपोर्ट हटते करने हैं। इन्होंने आपको मालूम है, देखिए हम जीएसटी के लिए जब वो पटल पे रखा जाएगा उस पर बहस करेंगे, अपनी राय रखेंगे, उसके हम मेरिट्स पे डिसाइड करेंगे। हम ना किसी चीज का अंध तरीके से विरोध करते हैं, ना हम उसके पक्ष में होते हैं। हम इनकी तरह से नहीं है कि हमने कोई समाज बना लिया है और अब हम उसके पीछे चल दिए हैं। हमारे बहुत ही तार्किक रैशनल ढंग से ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल समझौता तो नहीं होगा ना बीजेपी और जो राष्ट्रहित में होगा, जो राष्ट्रहित में होगा, जो राष्ट्रहित में होगा, जो जनहित में होगा, और खास तौर से जो निर्धन लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके हित में होगा, हम वो फैसला कोई करेंगे। राजनीतिक समझौता बीजेपी के साथ तो नहीं करेंगे अभी और यूपी चुनाव के समय या उसके बाद? हमारा प्रश्न देखिए समझौता, ये आप खुद ही जान रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कौन लोग समझौता कर रहे हैं। कैसे मोदी जी मुलायम सिंह की तारीफ कर रहे हैं और मुलायम सिंह जी कैसे मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, और एक दूसरे के घर भी आना जाना अब तो बढ़ गया है। तो इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश जानता है किन लोगों में समझौता बना हुआ है आजकल, और आपने स्वयं भी ये बात कहा है। हाँ, विवेक जी जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ इस आज खास तौर से ये डिबेट फिर से ये चल गई है, क्योंकि विक्टिमाइजेशन को लेके और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को नेल डाउन करने के लिए। तो आज फिर इस तरीके से आज ये जिम्मेदारी लें। आज यहाँ पर सुधांशु जी से भी कहूंगा और इनकी सरकार से भी कहूंगा कि उस समय जिस तरीके की बातें होती थी, वही जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आज ये जनता के बीच में इस तरीके से कुछ ना कुछ लेकर आए कि इसकी क्रेडिबिलिटी। आपने नहीं किया, आप इनको सलाह दे रहे हैं। देखिए हमने तो बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया। नहीं, सीबीआई में हमने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है, पर लेकिन जो चीज चली है, हमसे कुछ कमी रह गई तो आज उसको तो ये तो सुधार लें। कोई इसमें तो कोई हर चीज में पूर्ण रूप से कोई नहीं उसे संपूर्णता उसे दे पाता, किसी बहुत सी चीजें रह जाती हैं। आप देख रहे हैं, आप क्योंकि आप यूपी से हैं और आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है यूपी में क्या खेल चल रहा है? ये आपको लग रहा है कि मायावती भी कुछ दिन बाद हो सकता है कि मोदी जी की तारीफ करते हुए सुनाई दे जाए? देखिए कुछ भी हो सकता है। एज पॉलिटिकल राजनीति में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। और अतीत में जिस तरीके से भाजपा और बीएसपी के साथ तीन बार रही हैं, और बहन मायावती जी तो गोधरा तक में गई थी जब सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी, क्या लगता है आपको, मायावती जी की अगर संसद में सपोर्ट करें या यूपी में कोई किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग की बात हो तो जाहिर है आपके दरवाजे खुले होंगे? नहीं, देखिए, किसी बिल के ऊपर किसी भी दल का स्टैंड और इस प्रकार के किसी भी आरोप के ऊपर जांच, ये दोनों एकदम पृथक चीजें हैं। इनको हम आपस में मिलाने का कोई प्रयास नहीं करते। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, यहाँ भदौरिया जी भी हैं, विवेक बंसल जी भी हैं, उन्होंने कहा ना कांग्रेस के जमाने से कुछ हमारी तुलना कर रहे हैं, तो हाँ, एक मामले में तुलना है। एक दौर था जब कांग्रेस भारत की राजनीति के केंद्र में थी, हर दल अपना मुकाबला मानता था तो कांग्रेस से। आज ईमानदारी से पूछिए कि हर दल अपना मुकाबला, अगर सुदीन भदौरिया जी से पूछिए कि बिहार में किससे लड़ रहे हैं तो कहेंगे भाजपा से, कांग्रेस से पूछिए तो कहेगी भाजपा से, लालू यादव जी से कहिए तो कहेंगे भाजपा से, नीतीश कुमार लड़ेंगे भाजपा से, और एनडीए अलायंस से लड़ रहे हैं, हम आपके गठबंधन से लड़ रहे हैं, हम आपके गठबंधन से लड़ रहे हैं, भाजपा से नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी आप ये कहते, अब मैं कह रहा हूं, जब एक तरफ आप सब लड़ हमसे रहे, यूपी में हमें 42% वोट मिला है, तो आप कैसे कर सकते हैं कुछ समुदाय के? सुधांशु जी, उसको छोड़िए, अतीत की, अब आगे की भविष्य की बात, वो तो एक अप्रत्याशित। चलिए सर, समय खत्म हो गया। बात कर रहा हूं आज के यथार्थ में, दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, दिल्ली में आपको कितना मिला था लोकसभा में? बाद आप कह रहे हैं दिल्ली में आपको लोकसभा में कितना मिला था और उसके पश्चात आपको विधानसभा में कितना मिला था, उसकी भी जरा तुलना कीजिए। आप बार बार लोकसभा चुनाव की तरफ जाते हैं। लोकसभा बिहार के रिजल्ट के बाद ये सब बातें करेंगे। सुधांशु जी, टाइम खत्म हो गया। भदौरिया साहब, सुधांशु जी टाइम खत्म हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। भदौरिया जी नहीं सुन पा रहे। मैं जानना ये चाह रहा था भदौरिया जी से कि अगर ये संभव तो नहीं है कि कुछ दिन बाद मुलायम की तरह ही मायावती जी भी मोदी की तारीफ करते हुए सुनाई दे। खैर, एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया।